नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट में युद्ध अब फैल चुका है। कुवैत से लेके बहरीन और बहरीन से लेके यूएई अब ईरान के ज्यादा टारगेट पर हैं, क्योंकि यहां के अमेरिकी बेस ईरान अब उखाड़ फेंकना चाहता है। अमेरिका की हार यही हो सकती है कि मिडिल ईस्ट से उसके बेस उखड़ जाए, तबाह हो जाए। अमेरिका जा करके तो उसके भूभाग पे कब्जा करने से रहे। और ईरान को हराने का यही तरीका हो सकता है कि ईरानी फौज सरेंडर कर जाए, नतमस्तक हो जाए, या ईरान के भूभाग पर इजराइल कब्जा कर ले। तो वो भूभाग पर कब्जा इजराइल नहीं कर सकता, क्योंकि सीमाएं जुड़ी नहीं है। ऐसे में इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? चीन के एक प्रोफेसर ने, हेडलाइंस में तो ये लिखा जा रहा है कि भविष्यवाणी की वो बाबा बेंगा और नास्त्रोदामस हैं। हमने जाके पड़ताल की, थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि ये भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है कौन। तो वो कोई ज्योतिष के, खगोल के कोई जानकार नहीं है। वो इतिहास के और दर्शन के जानकार हैं, प्रोफेसर। उनकी दो भविष्यवाणियां सही हो चुकी हैं, बिल्कुल सटीक हो चुकी हैं। उनकी भविष्यवाणी ग्रह नक्षत्र को देख करके नहीं होती है, हिस्ट्री की कंटिन्यूटी और चेंजेस को देख करके वो भविष्यवाणी करते हैं। उनकी भविष्यवाणी थी कि ट्रंप इस बार राष्ट्रपति। बहुत लोगों को नहीं यकीन था, हम लोगों को भी डाउट था। कमला हैरिस और बाकी जो सा मोमेंटम बना था, वो गोली चली एक बार ट्रंप पे और फिर पूरा का पूरा कैंपेन बदल गया। लेकिन एक साल पहले अमेरिकी चुनाव से उस प्रोफेसर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ट्रंप ही बनेंगे राष्ट्रपति। उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल क्लियर थी प्रोफेसर की कि ईरान पर अटैक करेगा अमेरिका, इजराइल के साथ में। दोनों सटीक हो चुकी है। तीसरी भविष्यवाणी है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका की शिकस्त होगी। ये तीसरी भविष्यवाणी। अब शिकस्त की भविष्यवाणी, और वो भी इतिहास के प्रोफेसर अगर इतिहास के पैटर्न को रीड करते हुए उसकी भी उसका सिस्टम है वैसे कर रहे हैं, तो हम वर्तमान अपडेट के साथ उसको जोड़ना चाहेंगे। कुवैत से, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कुवैत में एक फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है, और एक 3 पहले एक और की खबर है क्रैश की। इसके अलावा जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में रडार सिस्टम, जिसको कहते हैं अमेरिका की आंख, वो कंप्लीट रडार सिस्टम ईरान ने तबाह कर दिया है। यानी ईरान ने अमेरिका की आंखें फोड़ दी हैं, जिन आंखों से मिडिल ईस्ट को देखता था अमेरिका। ट्रंप के चेले सऊदी प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, ये एमबीएस ईरान पर हमले के लिए बहुत उतावले थे। बार बार अमेरिका से ईरान पर हमले की गुजारिश कर रहे थे एमबीएस, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, मोदी जी के एक और भाई, वहां बताते हैं मेरे ब्रदर, मेरे मित्र। बहुत गुहार लगा रहे थे, यहां तक अमेरिका गए कि ईरान पर हमला जरूरी है। अब प्रिंस जो है खाड़ी देशों को, सबको फोन करके कह रहे हैं कि किसी भी ईरानी आक्रमण का जवाब मत देना। अगर जवाब दोगे तो ईरान और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और फिर मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ईरान जो भी करे चुपचाप बर्दाश्त कर लो। ये सऊदी अरब के जितने, मतलब ये अमेरिका के खास चेले हैं। वही स्थिति दुबई में, मतलब यूएई में है। यूएई के बड़े उद्योगपति, पूंजीपति कह रहे हैं कि अमेरिका पर भड़के हुए हैं कि हमको क्यों युद्ध में फंसा दिया, हमारे क्षेत्र को घसीट दिया, हम तबाह हो रहे हैं। तो चेलों की स्थिति ये है। और ऐसे में बहरीन में तो होटल होटल भी अब तबाह हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से एक स्टेटमेंट आता है, और पूर्व राष्ट्रपति के खास अफसर का, कि हथियार खत्म हो जाएंगे। हथियार ये जो कम हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। और उधर से वो स्टेटमेंट, और दूसरी तरफ ईरान से एक कमांडर बताता है कि उनके हथियारों पर हमारी पूरी नजर है, कि वो हथियार कितने तेजी से कम हो रहे हैं और हम तैयार हैं। और उसी बीच ट्रंप की एक फिर से आती है वही फर्जी वाली वीडियो, कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि हमको बचा लो युद्ध से। लेकिन
अरागची का जवाब आता है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम अपने सैनिकों को जो कह रहे थे हम जमीन पर भी उतारेंगे, आर्मी, उनको उतारो, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अपडेट्स बहुत सारी हैं, भाऊ को जोड़ लीजिए, फिर एक-एक करके दिखाएँ अपडेट्स। स्वागत है भाऊ। भैया शुरू करिए, पहले जरा वो जो खबर है, हालाँकि अपुष्ट है, लेकिन उमाशंकर सिंह के हैंडल से है। इस देखिए, इराकी पुलिस का कहना है, ये इराक में मैं कुवैत शायद बोल गया था, इराकी पुलिस का कहना है कि बसरा प्रांत में एक यूएस फाइटर जेट क्रैश हुआ है, पायलट अभी तक नहीं मिला है। ये उनके जो भी तमाम इंटरनेशनल ग्रुप्स पर नजर रखते हैं, तो उनके जरिए ये खबर उमाशंकर सिंह ने ब्रेक की है। हालांकि इस खबर पे अभी भारत में तो तलाशना बहुत मुश्किल हो जाता है, और भी क्योंकि वो अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ है, वो टाइप करने में कई बार उंगली कांप जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। ईरान ने फोड़ दी अमेरिका की आंख, युद्ध के बीच वार्निंग सिस्टम किया तबाह। ये वार्निंग सिस्टम तबाह किया जाना, ये ज्यादा बड़ी खबर है। वार्निंग सिस्टम तबाह कर दिया है, और ये वार्निंग सिस्टम तबाह करने से अभी इस युद्ध में भी, भविष्य में छोड़िए, इस युद्ध में भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कतर में ये मौजूद था अमेरिका का एक अहम मिसाइल चेतावनी प्रणाली। ये अमेरिका का इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में आंख कहा जाता था। 1.1 अरब डॉलर की लागत से बना था, और अमेरिका का जो है ये मिसाइल रक्षा नेटवर्क का बड़ा बहुत खास हिस्सा था। ये ध्वस्त हो गया है, और सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि हो गई है। प्लेनेट लैब की जो सैटेलाइट इमेज आई हैं, उसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के AN/FPS 132 ब्लॉक 5, ये बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार है, ये ध्वस्त हुआ है, तबाह हुआ है। और IGRS इसका जश्न मना रही है। ये हमला ईरान तो IGRS की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि ये हमला तो बहुत कम लागत वाले हमलावर ड्रोन से किया गया है, शाहेद ड्रोन से, और उसी से नष्ट कर दिया है। ये 5000 किलोमीटर दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को और अन्य हवाई खतरों को ट्रैक करता था। 5000 किलोमीटर तक ट्रैक करता था, और ईरान तो बगल में था, कुछ 100 किलोमीटर पर। वो खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। चलिए अगली हेडलाइन पे आइए, अगली हेडलाइन पे आइए। कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे ईरान, ये जो मैंने कहा था सऊदी प्रिंस सलमान, ये हमने बता दिया था, इसकी आगे अभी भाव के साथ जब चर्चा करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। प्रिंस सलमान ने सबको फोन किया है अपने, यहां तक कि दुबई के साथ जो है, मतलब UAE के साथ जो वहां के नाहयान है, नाहयान के साथ इनके मतभेद चल रहे हैं, लेकिन नाहयान तक को फोन कर दिया कि भाई ईरान के किसी भी हमले पे जवाब मत दो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहरीन, कुवैत, कतर सबको फोन कर दिया इन्होंने। चलिए आगे चलिए, अगला। हमारे इलाके को जंग में क्यों घसीटा? ये देखिए, ये UAE के अरबपति ये भी भड़के हैं, खलफ अहमद अल हफ्तूर, ये ट्रंप को चिट्ठी लिख करके और भड़के हैं, कहें कि खाड़ी देशों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्यों तुमने जो है ये जंग किया, ईरान पर क्यों हमला किया, आपको हमारे इलाके में ये अधिकार किसने दिया कि हमारे इलाके को जंग में आप घसीटें? चलिए अगला, चलिए आगे। अमेरिकी युद्ध नहीं चाहते, मिडिल ईस्ट में तो है, ये अमेरिका में भी सीनेटर हैं चक सूमर, उन्होंने भी ट्रंप पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अमेरिकी युद्ध नहीं चाहते, क्यों ईरान पर हमला किया। और ये जो रणनीति, सैन्य रणनीति है, ये बहुत डिजास्टरस है, ये अमेरिका में है, मतलब चेले भी घबराए हैं और घबराहट अमेरिका में भी है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागे, क्लस्टर जो है म्यूनिशन, वही जो क्लस्टर बम का कहिए, अब क्लस्टर म्यूनिशन उसको कहा जा रहा है, कि वो वॉरहेड अलग अलग हो जा रहे हैं। विदेश मंत्री अरागची बोले हमें अमेरिका की जमीनी सेना का इंतजार। अब आगे बढ़िए, और आगे। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help
take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. ये कह रहे हैं कि मैं आईआरजीसी से, सेना से और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं। अब इनका बस जवाब हम दिखा करके और फिर भाव के पास चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा अपडेट बचा है। अगला लाइए, अगला लाइए। Now you're saying Iran does not want a ceasefire. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. देखिए, सीधा वो जो है बता दिया कि 2 बार इनसे बात की और दोनों बार इन्होंने हमला किया है। इनसे न तो सीज फायर तो दूर की बात है, इनसे हम निगोशिएशन भी नहीं करना चाहते हैं और न कोई मैसेज भेज रहे हैं। अगली क्लिप और है, ये अब्बास अरागची हैं, विदेश मंत्री ईरान के। अगली Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No, but we have prepared ourselves to confront with any scenario, with any eventuality, any possibility, and we know that we can handle that. चलिए, अब भाव के पास चलते हैं, फिर आगे हम आएंगे। हथियार खत्म होने वाले हैं, ये कौन कौन बोल रहा है? ये अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के हथियार खत्म होने वाले हैं, और ये ईरान में भी कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले भाऊ, हथियार डाल दो। उधर तबाह रडार हो गया, लड़ाकू विमान की एक और खबर आ रही है। सबसे खास आदमी इजराइल के बाद अगर कोई है तो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। वो कह रहा है कि भैया कतर, बहरीन सबसे, कि ईरान अगर कुछ कर रहा है तो करने दो, जवाब देंगे। आशीष जी, इजराइल, सलमान, प्रिंस सलमान, इन सब की दामोदमार अमेरिका पे थी। उनको लगा अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो इतनी माइट है। उन्होंने इराक के साथ लड़ाई देखी, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को कैसा पाकिस्तान के अंदर जाके मारा वो देखा, और उसके बाद ट्रम्प साहब ने और बढ़ा चढ़ा के बोला कि चिंता की बात नहीं, हम देख लेंगे। जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, तो फिर आपकी अंदर की सुप्त इच्छा जाग उठती है, और फिर वो सबसे ज्यादा प्रखर रहे ईरान के खिलाफ। शिया सुन्नी का भी खेल था उसमें। और दूसरी बात, अपने आका को खुश करने के लिए कि हम ईरान को, हम खुद ही चाहते कि आप तबाह कर दो। ईरान तबाह हो गया तो आका पूरा सब कुछ आपके अंडर आएगा। और उनको लगा इनकी डिफेंस सिस्टम, उनको नाज था आयरन डोम पे इजराइल के। उनको लग रहा था कि टेक्नोलॉजी होगी, और ये तो सब वॉर रिडन देश है, ना टेक्नोलॉजी होगी इनके पास, ना कुछ होगा। 2 दिन के अंदर वॉर खत्म हो जाएगी अमेरिका यदि उतरता है तो। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, 5वें दिन तक सबको औकात समझ में आ गई। शायद ही अमेरिका का मिडिल ईस्ट का बेस है जिसको मिसाइल ने हिट नहीं किया। जो अमेरिका की रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि एक भी बेस अब काम का नहीं रहा है, एक भी बेस। सारे बेसेस नेस्तनाबूद हुए हैं। वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो इंडिया हमको बेस देगा क्या। ये इंडिया तक आ जाएगा मामला।
दूसरी बात, जब आप ईरान के अंदर के आतंकियों को, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है खुर्शीद, उनको जब आप बातचीत के लिए रास्ता खोलते हैं कि भाई हमसे नहीं निपट रहा ईरान, तुम अंदर से कुछ करो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। आपका सीआईए और मोसाद पूर्ण रूप से फेल हो गया है। मोसाद ये समझ ही नहीं पाया कि ईरान की तैयारी कितनी है। मैं बता रहा हूं आपको, मोसाद ने अयतुल्लाह खोमेनी का ठिकाना ढूंढा तो उसी पे अब वाई वाई हो रही है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी गलती की, इन्होंने खोमेनी को मारा। खेमेनी को मारने के बाद अब ये नॉन निगोशिएबल युद्ध हो गया है। अब सिर्फ बदला, खोमेनी का बदला। अब खेमेनी के लाश पे कोई राजनीति नहीं होगी। हमें अब इजराइल नष्ट करना है। या अमेरिका अपना बेस बचाने के लाले पड़े हैं, अमेरिका को अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़े हैं। वहां इजराइल अब किसी स्थिति में नहीं रहा बोलने की। इजराइल अब कह रहा है कि तुम अब अपने ग्राउंड ट्रूप भेजो। नेवी और एयरफोर्स ने मार खाने के बाद अब ग्राउंड ट्रूप यदि, और लोग कहते हैं कि ईरान में, ईरान के ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे डिजास्टर होगा अमेरिका का ग्राउंड ट्रूप भेजना। हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म फंसता हुआ देखा है अमेरिका का। राजनीतिक सी चेंज हो गया अमेरिका में। तो अमेरिका भी पहले बोला हम भेजेंगे, लेकिन आप विड्रॉ हो गया। आपके शिप विड्रॉ करने पड़ रहे हैं, आपके जो डैमेज हो गया उसको आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आप बता रहे थे जो रडार सिस्टम, वो 5000 किलोमीटर का रेंज था उसका, 5000 किलोमीटर से दूर कहीं से भी मिसाइल मार करती तो वो ट्रैक करता। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैकर इन द वर्ल्ड। अब क्या हो गया, आपको अब सैटेलाइट ट्रैकिंग के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और वो डैमेज हो गया, वो कई साल लगेंगे बनने में। आपको वर्चुअली ब्लाइंड किया। और अब जितने भी सऊदी, मतलब मिडिल ईस्ट के देश थे, अब उनके अंदर, मतलब उनके देश में एम्बेसी मारी जा रही है, एम्बेसी पे हो रहे हैं, उनके अमेरिकन कंपनियों पे हमले हो रहे हैं, उनके ऑयल रिजर्व पे हमले हो रहे हैं। होर्मुज जो उसने ब्लॉक किया, उसके वजह से उनका व्यापार ठप हो गया। अरे आपके पास तेल है लेकिन बाहर ही नहीं बेचोगे तो कौन करेगा। इन्हीं देशों में इसी रास्ते से सब्जियां भी आती हैं। आज से 3 दिन पहले 2 दिराम के 2 टमाटर मिल रहे थे दुबई में। वहां खाना पीना सब कुछ बंद है। पूरा रमजान महीने का फ्रूट इंडिया से जा रहा था। 1500 कंटेनर तो अकेले जलगांव पे पड़े हैं जो निकल नहीं पा रहे केले के। 700 करोड़ रुपए का बिजनेस ठप है केले का। 700 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है पोर्ट पे। वही प्याज की हालत है, जहां केला, प्याज, मसाले, आटा, मैदा भारत से जाता है, सारा बंद है। क्या आदमी नोट खाएगा या पेट्रोल का क्रूड पिएगा? उनकी हालत पतली है। वहां का उद्योग जगत परेशान है, क्योंकि ये सारी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंट्रीज है। सारे मिडिल ईस्ट में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे सिर्फ उनका क्रूड है, और उनके पास कुछ नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। बाकी सब मैन्युफैक्चर्ड गुड बाहर से आते हैं, खासकर एशियन कंट्रीज से। उनके लाले पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, मिडिल ईस्ट में किसी के पास गाड़ी कार बनाने का भी यूनिट है? कुछ भी नहीं है। सारा बाहर से आ रहा है। और यदि ये युद्ध ऐसे ही लंबा चला गया तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या? इसीलिए उन्होंने कहा कि ईरान आपके यहां कुछ भी बरसाएं, आप ईरान को जवाब मत दीजिए। आपने यदि ईरान को जवाब दिया तो आप युद्ध में आ गए। फिर हमारा क्या नुकसान होगा? जो हमको बचाने वाला था वो सारा सिस्टम फेल हो गया। सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए अमेरिका के। इजराइल आयरन डोम पे इतरा था वो फेल हो गया। ऐसे पे प्रिंस सलमान को अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं, अपना देश बचाने के लाले पड़ रहे हैं। तो उनने सबसे बैकडोर, सबसे फोन पे बात कर रहा है कि भाई ईरान को छेड़ो मत। अब ईरान की मिसाइल इधर उधर गिर भी जाए तो चुप रहना। ईरान ने कह दिया कि हमारा युद्ध अमेरिका से भी नहीं है, हमारा युद्ध सिर्फ इजराइल से है। लेकिन अमेरिका बीच में कूदा है तो हम अमेरिकी के इंटरेस्ट को ही हार्म कर रहे हैं।
वो अभी भी सिविलियन को नहीं मार रहे हैं। गलती से इधर उधर हो गया तो ठीक है। अब आप जो लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे तो आर्मी का इंतजार कर रहा है, एक बार आओ तो सही अंदर। उसको ये कह रहा है कि आप देखिए, आप हथियार डाल दीजिए, मैं आपको साथ दे दूंगा और आपको एक नया इतिहास के इस साइड पे रहोगे। अरे इतिहास तुम्हारा बिगड़ने जा रहा है, बिगड़ चुका है इतिहास। उससे भी आज अमेरिका के जितने पोर्टल्स है जो डिफेंस पे एक्सपर्टाइज माने जाते हैं, उनका आकलन है कि पर्ल हार्बर वाज द बिगेस्ट डैमेज अमेरिका हैड इन द एनी वॉर। आज तक जितने युद्ध हुए उसमें पर्ल हार्बर पे जो जापानीज लोगों ने बॉम्बिंग की सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सारे पूरा 60% नेवी उनका बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था, और उसके बाद ही एटॉमिक बॉम्ब डाले गए हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो वो जो डैमेज हुआ पर्ल हार्बर का, उससे बड़ा डैमेज इस ईरान युद्ध में हुआ है, ये उनका कहना है। अब ये जो युद्ध का खर्चा हुआ, इसका रिपल्केशन जो वहां के अर्थशास्त्री ढूंढ रहे हैं कि ये खर्चा कहां से पटेगा। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका एक बहुत कर्जदार देश है। अमेरिका के ऊपर बहुत कर्जा है, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा है उस पर। तो जब अमेरिका के ऊपर जब ये टैक्सेस आएंगे, तो अमेरिका का सबसे पहले, वैसे ही ट्रंप ने आने के बाद सोशल सिक्योरिटीज के बहुत सारी चीजें बंद कर दी उसने, इसलिए हाहाकार है। अब उसमें और सब्सिडीज में कट होगी और बाकी चीजों में कट होगी, तो ये युद्ध का पैसा किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। आप ईरान कल जीत भी लोगे तो ईरान से मिलेगा क्या आपको? आपने वेनेजुला जीत लिया, वेनेजुला पे अपने पिछले 10 साल से सैंक्शंस लगाए रखे हैं, 10 साल से वेनेजुला के तेल के कुएं काम नहीं कर रहे, वहां मारामारी है, महंगाई है, भूखमरी है, तेल होते हुए भी। अब आप कहते हैं वेनेजुला से तेल लो, लेकिन वेनेजुला का तेल के क्रूड का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ बिलियन डॉलर झोंकने पड़ेंगे, तब जाके वो क्रूड निकलेगा। ये वास्तविकता है, ये इस पे कोई बात नहीं करता। वेनेजुला से तेल ले लेना तुम, अरे पर निकले तो सही वहां से, सारी मशीनें जंग खा के पड़ी हुई है। पूरी नई बनाने में और नया इंस्टॉलेशन करने में सालों लग जाएंगे, और वेनेजुला का क्रूड ऑयल वापस मार्केट में आने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे अमेरिका का। हु विल पे? क्या अमेरिका के पास इतनी व्यवस्था है अभी? इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिए, वर्ल्ड कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए है अभी, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी, जो तुमने हमारे से जो टैक्सेस ज्यादा ले लिए टेरिफ के नाम से, वो वापस करो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फटकारा है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो वापस करने की नौबत आ रही है। कहां से पैसा देगा अमेरिका? किससे वसूलेगा पैसा? मिडिल ईस्ट को ये भी डर है कि हमसे वसूलेगा नहीं, तुम्हारे लिए आया था मैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी राजा महाराजाओं से, कि आपके प्रोटेक्शन के लिए फौज रखिए, उसका पैसा दे दो। इकोनॉमिकली दूसरी बात है कि पॉलिटिकली दे आर इन डीप शिट, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे में हमने 3 दिन पहले हमने आपको कहा था आशीष जी कि इनके बारूद में शॉर्टेज आ रही है। वहां के कई पोर्टल्स, इंटरनेशनल पोर्टल्स इंडिकेट कर रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स के हवाले से, दे आर लूजिंग एमिनेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब ये ऐसा ही कंटिन्यू करे तो कैसा करे? ये बाइडेन के समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब यहाँ के हिसाब से मानिए तो गृह मंत्री वो, हाँ, पिछले सरकार के मतलब बाइडेन के समय के गृह मंत्री ब्लिंकन का बयान है, जो सुनवाइए ब्लिंकन को। Worried about, one of the things I'm worried about, and this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. ये कह रहे हैं कि हम अपने हथियारों का जखीरा इतना कम कर रहे हैं, मुझे इस बात से चिंता हो रही है कि उसे फिर से बनाने में बहुत समय लग जाएगा। और जब बात चाइना और रशिया, तो हम बहुत नुकसानदायक चाइना और रशिया का फ्रंट खुल गया तो हम नुकसानदायक स्थिति में होंगे। और ये कह रहे हैं एक और अगला सुनाइए। दोनों का कोई लेना देना नहीं, कहीं रिश्तेदारी नहीं है। सुनिए अगला। ما از تجهیزات دشمن مطلعیم، از مهمات دشمن مطلعیم. شما ببینید خود دشمن امروز داره اعتراف میکنه که حجم
عظیمی از مهمات پدافندیش رو به کاهشه. یعنی شما چند روز دیگه پایگاه‌های امریکا در منطقه بی‌دفاع خواهند بود. ऑडियो बंद چند कर روز دیگه दीजिए। در मैं سرزمین‌های बताता हूँ اشغالی हिंदी में क्या कह रहे हैं। ये ईरान की सेना के अफसर हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें दुश्मन के हथियार और गोला बारूद की पूरी जानकारी है। खुद दुश्मन मान रहा है कि उसकी रक्षा संबंधी मिसाइलों का भंडार तेजी से घट रहा है। कुछ ही दिनों में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने और इजराइल के इलाके असुरक्षित हो सकते हैं, और यह भी इन्होंने दावा किया कि अमेरिका अरब देशों की रक्षा से ज्यादा अब अपने और इजराइल की सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू कर चुका है। वो अब खुद को बचाओ, इजराइल को बचाओ, अब कहाँ है अरब देशों। ये जो है ईरान की सेना के अधिकारी का दावा है। अब आप मिला लीजिए अमेरिका के गृह मंत्री और ईरान की सेना के जो है बड़े अफसर, दोनों बात करीब करीब एक ही कह रहे हैं। अब जरा दिखाते हैं ईरान की ताजा कार्रवाई के जो विजुअल्स आए हैं वो दिखाते हैं, तब फाइनल कमेंट लेते हैं। एक एक करके लाइए, एक एक करके सारा दिखाना है, एक एक करके लाइए। ये देखिए, ये तेल अवीव है। तेल अवीव में जो ऊपर विजुअल दिख रहा है ये क्लस्टर म्यूनिशन, जो क्लस्टर बम हम लोग कह रहे थे, उस क्लस्टर बम का मतलब और प्यूरिफाइड और ढंग से उसको आया है सामने कि क्लस्टर म्यूनिशन, हम लोग उसको बता भी रहे थे। क्लस्टर म्यूनिशन एक ही वॉरहेड, मतलब एक ही मिसाइल से सब, और इसका 8 किलोमीटर एरिया, 2.5 से 3 किलोग्राम के इसमें बम अलग अलग हो रहे हैं, और 8 किलोमीटर के एरिया को एक साथ चपेट में ले रहा है। अगला लाइए। ये बहरीन है। बहरीन में होटल जो है, होटल को निशाना बनाया है और होटल तबाह हो गया पूरा। ही बहरीन में होटल की स्थिति। चलिए अगला लाइए, बस एक एक झलक दिखाते हुए चलिए। अगला लाइए। ये बहरीन के में जो होटल था, ये रिहायशी इलाके में, राजधानी मनामा के रिहायशी इलाके में बताया जा रहा है होटल। ये एयरबेस अली अल सलेम एयरबेस है, जो अगला आप देख रहे हैं। ये अली अल सलेम एयरबेस कुवैत में, मतलब जो ठिकाने अभी कह रहे थे ना कि अमेरिका का कोई ठिकाना बचा नहीं है, वही आपके सामने है। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस था। यहाँ पर भयंकर आग लगी है। फुटेज और सैटेलाइट डेटा दोनों आ चुके हैं। इसी में आप देखिए अलग अलग 3 विंडो है ना, नीचे वाला सैटेलाइट का जो है डेटा है, और ऊपर वो 2 विंडो में जहाँ धुएं हैं वो फुटेज है। फुटेज और सैटेलाइट डेटा दोनों में बेस के बड़े हिस्से में आग दिखाई दे रही है, और ये आग जो विमान का हैंगर है, गोदाम है, और जो फ्यूल का भंडारण वाला क्षेत्र है, वो सारे क्षेत्रों को जो है उसने अपने चपेट में ले लिया है। ये भी अल उदैद जैसे था, अल उदैद कतर वाला, उसके बाद ये अल सालेम कुवैत का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल उदैद के बाद इसको माना जाता है कि जो टॉप 3 हैं उसमें। अगला लाइए। अल उदैद पे भी पहले हमला किया था। अगला। I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people. खंडहर लग रहा है। ये वहां पर रिपोर्टर जो है साइट पे जाते हैं, जिन साइट्स पर तबाही होती है वहां पर, तो वहां पे एक क्लिप है। तेल अवीव के जिस हिस्से में गई, वहां पर पूरा का पूरा वीरान खंडहर लग रहा है, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता खुदाई में मिली हो, वो नजारा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है अब फाइनल इसमें, क्योंकि सारा जो इसमें फुटेज था सब हमने आपको दिखा दिया जो सुनाना था। भाऊ, युद्ध कहीं से निपटा नजर नहीं आ रहा। युद्ध कहीं से निपटा नहीं नजर आ रहा है। अपने देश में खिसकता हुआ जनाधार, 9% का पॉपुलैरिटी में फॉल आया है। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में। अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है आगे की संभावित इसको देखते हुए। पूरा मिडिल ईस्ट जो अमेरिका के भरोसे था, उनके पश्च हो गए हैं हौसले। अब उन्होंने खुद बोलना शुरू कर दिया कि भैया ईरान के साथ भी हम देंगे, मतलब ईरान के ने कुछ भी किया तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम युद्ध में नहीं जाना चाहते। यदि ईरान ने हमको युद्ध का
अब दुश्मन मान लिया तो हमारे साथ भी क्या करेगा, जब इज़राइल को ही नहीं छोड़ा, जो इज़राइल इतना आयरन डोम लेके चलता था। इज़राइल ने अपने जीवन में, अपने पूरे जब से इज़राइल बना है तब से इतना नुकसान कभी नहीं झेला होगा, और जितना ईरान का नुकसान इज़राइल करता था, आज इज़राइल को समझ में आ गया होगा नुकसान क्या बोलता है, और वो सब खंडर दिख रहे हैं। दूसरी बात है, सैटेलाइट पिक्चर से और सैटेलाइट डाटा से आज कोई छुपा नहीं सकता। अमेरिका का कोई भी बेस, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अमेरिका का मिडल ईस्ट का कोई भी बेस, 14 जगह बेसेस थे, सारे के सारे बेसेस हिट हुए हैं और बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, सिर्फ हिट नहीं हुए हैं। हिट तो उन्होंने पहले भी किए थे, जब ईरान पे 3 बम डाले गए थे बड़े वाले, और उससे परमाणु उन्होंने कहा था कि इनका सब हमने खत्म कर दिया है। तब रिटेलिएशन में इन्होंने जो और मतलब पहले इन्फॉर्मेशन करके जो दागे थे मिसाइल, वो सिर्फ मिसाइल एक सिंबॉलिक थे, लेकिन इस बार सिंबॉलिक मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल किसी के रडार में नहीं आ रहे, कोई इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। खास करके जो ड्रोन इतने घातक है, वो जो तहलका मचा रहे हैं, और ये ड्रोन क्लस्टर बम लेके जा रहे हैं। मतलब एक ड्रोन भी जाता है और उसके बाद जब वो वहाँ क्लस्टर बम छोड़ता है, तो वो क्लस्टर बम अपने बीच में से कई बम छोड़ के कई किलोमीटर का दायरा घेर लेता है। वो इतना घातक हो रहा है कि उसको समझने में, दूसरी बात है जो व्हीकल्स है इनके, जो मिसाइल जिस पे चलती है, उसमें भी इन्होंने जुगाड़ किया, मिक्स एंड मैच किया, कोई नया फ्यूजन करने का प्रयास किया, कि जो नई-नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, उसमें अमेरिका भी अचंभित है। क्या इसमें चीन और रशिया का साथ है? कोई कहते हैं कि चीन ड्रोन में चीन ने बहुत साथ दिया, चीन ने भी दिया होगा, टर्की ने भी दिया होगा, यकीनन टर्की भी ड्रोन में बहुत ज़बरदस्त एडवांस कर चुका है। तो ईरान सबके साथ संबंध थे, और ईरान सबसे टेक्नोलॉजी भी लेता था, और ईरान ने अपना R&D भी किया। ईरान में मात्र महिलाओं पे अत्याचारी होते थे, या इस्लामी कानून के तहत सबको रगड़ दिया जाता था। ये नहीं, यदि ऐसा ही होता तो आज ईरान कब का खत्म हो चुका होता। ये जो लोग लगातार ईरान के ऊपर आरोप लगाते हैं और अयतुल्ला खोमेनी पे आरोप लगाते हैं कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी नहीं था, वो सिर्फ वो सिर्फ कुरान के हिसाब से और उससे वही कानून लागू करना चाहता था। यदि ये होता तो वहाँ इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं होता, और ये साइंटिफिक एडवांसमेंट मेरे या आशीष जी के बोलने से नहीं होता। ये दिख रहा है, जब ईरान के मिसाइल आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जब ईरान के मिसाइल आप इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इतना भयानक 5 दिन का मंजर ये वॉर है, और ईरान तो 8 साल का वॉर लड़ने को तैयार है, वो तो 60 साल का वॉर लड़ने को तैयार है। क्या अमेरिका तैयार है? क्या इज़राइल की इतनी औकात है? इज़राइल में भी जो रोज का जो नुकसान हो रहा है, और इज़राइल का ये युद्ध का जो खर्चा है, वो इज़राइल के लिए टेंशन है कि आने वाले समय में अगले साल का जो बजट होगा इज़राइल में, उस बजट कितने घाटे का होगा। बजट बाद जब में, अक्टूबर में चुनाव है। चुनाव है, बजट तो तो उस चुनाव में नेतन्याहू की हालत बहुत पतली हो रही है, क्योंकि वो लोग बार-बार कह रहे हैं कि आपने युद्ध में झोंका है जानबूझ के, ईरान के साथ आपने युद्ध किया है। कुल मिला के यहाँ नेतन्याहू फँसे हैं, वहाँ ट्रम्प फँसे हैं, यहाँ पूरा मिडल ईस्ट फँसा है, उन अमेरिका को बेच दे के। बस इसमें आनंद लूट रहा है तो चाइना लूट रहा है, रशिया लूट रहा है, और भारत जो है, वो बस दोनों के झगड़े में लपड़ खा रहा है। कभी इधर से लपड़ पड़ रहा है, उधर से लपड़ पड़ रहा है। हमको समझ में भारत नहीं आ रहा सबसे है, ज्यादा झगड़े दोनों के चल रहे हैं, गाल हमारे लाल हो रहे हैं। गाल भारत हमारे सबसे लाल हो रहे हैं। ज्यादा लूट इसी रहा है गाल राहुल। लाल होने के बीच में एक बर्फ का टुकड़ा कहीं से अमेरिका ने भेज दिया कि बहुत लगा है आपको, जरा लगा लो। 30 दिन का विंडो दिया, और वो विंडो भी कंडीशन के साथ दिया, और वो कंडीशन जो डाली है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा फायदा होने वाला है भारत को। और उसी को वो बर्फ मिलने पे हमारे यहाँ उत्सव मन रहे हैं, होली दिवाली त्योहार मन रहे हैं, और लोग उछल उछल के कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक बर्फ आ गया जी, बर्फ आ गया जी। अरे पर लपड़ क्यों खा रहे हैं हम, हमारा क्या लेना देना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भारत सबसे ज्यादा मजे में है। भारत में वो सनातन तमाम, तो जिले जिले मोहल्ले मोहल्ले में कोई सनातन रक्षक, कोई सनातन सेवा, कोई सनातन किसी ने मुझे कहा कि अब समय आ गया है कि हाफ चड्डी और लट लेके अभी संघ के सभी तमाम स्वयं सेवकों को बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा। जानन जी, ये समय आ गया है उनको संभल में देश सेवा का, विजुअल देश के प्रति समर्पित होने का। विजुअल आया संभल में, वो सनातन सेवा सनातन रक्षक नाम का कोई संगठन है, ऐसे ही बन जाता है। वो ट्रम्प उसकी नेतन्याहू की फोटो लगा के उसकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। अब सनातन में कब शामिल हुआ हमें पता नहीं है। मोदी जी हो सकता है गए हो इस बार वही घर वापसी उपसी करवाने के लिए। हाँ, मुझे ऐसा उसको ही लगता है। सनातन रक्षक उसका जो है उस पे फोटो तो लगा के उसकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं कि उसकी लंबी आयु हो जाए। तो मुझे चलिए लगता है कि इजाजत दीजिए। नेतन्याहू का भी नया नाम नेतन्याहू का भी नया नाम नामदेव होसबोले हो गया होगा, तो कोई आश्चर्य नहीं।
ये कहने पर आपत्ति हो जाएगी लोगों को। ये इससे ज्यादा कहीं पर भी पूरी दुनिया में, मतलब अमेरिका में भी और इजराइल में भी नेतन्याहू की खिलाफत हो रही है और ट्रंप की, और यहाँ सब लंबी आयु कामना कर रहे हैं। ऐसा देश का ईश्वर ही अब रक्षा कर सकता है, क्योंकि नेता तो यहाँ का पता चल गया नहीं है, वो मजा ले रहा देखो, है नरेंद्र। हमने भारत में जन्म लिया, और भारत में जन्म लेने के बाद वर्तमान जो स्थिति है, इसमें नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा, इतना याद रखिए आप। जो नास्तिक हो ही होगा रहा है। वो भी आस्तिक होगा, क्योंकि अब सबको लगता है कि वाकई ईश्वर ही चला रहा है इस देश को, क्योंकि जिसके हाथ में बागडोर है, वो तो इवेंट वही तो में ईश्वर है, मौज मस्ती, वो मस्त है और पूरा देश पस्त है। वही तो ईश्वर है, इसीलिए आस्तिक से बोल रहे हैं, वही ईश्वर है। हालांकि ये अलग विषय है। इस समय दुनिया भर में नास्तिक लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना में नास्तिक लोगों की संख्या 40% क्रॉस कर चुकी है। जापान में बहुत तेजी से नास्तिक बढ़ रहे हैं, जो मतलब किसी धर्म में, मतलब किसी धर्म को गरियाते नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म में वो आस्था नहीं लेकिन रखते हैं। सनातन वो धर्म में जो ओरिजिनल सनातन धर्म है, इन पागलों का नहीं, ये तो मूर्ख है, इनको सनातन भी सही, सनातन को बदनाम करते हैं सनातनी बोल के। ओरिजिनल सनातन धर्म में नास्तिकता की भी जगह है। सनातन धर्म का एक वर्टिकल नास्तिक है। चारवाक क्या है? चारवाक दर्शन, फिलॉसफी जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में चारवाक दर्शन है। मतलब वो नास्तिक है। वो ऐसा नहीं कि कहीं पे पन्ना 2 लाइन लिखा हुआ है, अभी लोग ना हटवा ना दे ना भले। चारवाक का दर्शन है जो कहता है यव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो क्या है? यही है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। मतलब कोई अगला जन्म नहीं होना है, कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई न पाप है न पुण्य है न अगला जन्म है, जो है सामने है, कर्जा लेके इसको जो है मस्त जी लो। मतलब यही नास्तिक जो है ना, नास्तिक ये मंत्र जो है, ये मंत्र जो है मोदी जी ने आत्मसात किया है और जीवन में उतारा है। कर्ज लेके हम घी पी रहे हैं, 205 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज देश पे है, और हम विश्व गुरु बने हैं। जय हो। दिया जलाओ, थाली बजाओ। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।